हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे टाइम डिपॉजिट और इसके कुछ पेरिफेरल कंसेप्ट के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भैया बहुत ही कम टाइम हमारे इस जीआईबी एग्जामिनेशन में रह गए। अब इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इनके बारे में हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक के लिंक आप लोगों को जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज, हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अ वेल्दी इंडिविजुअल मिस्टर चैन इज लुकिंग फॉर अ सिक्योर प्लेस to park a significant sum of money that he will not need for 3 years. His primary goals are to maximize his return and to have the option to use the deposit as a collateral for a business loan. Based on the characteristics provided, which of the following is the most accurate assessment of a time deposit for Mr. Chen? Your options are: it is an ideal instrument because its high liquidity will allow him to access the funds easily if an unexpected opportunity arises. Option B क्या बोल रहा है? It is a suitable option for maximizing the interest, but its lack of negotiability means he cannot use it as a direct medium of exchange to secure the loan. Option C क्या बोल रहा है? It is a poor choice because the interest rate is typically lower than that of the standard saving account, failing his return maximization goal. Option D क्या बोल रहा है? It perfectly satisfies his needs for a negotiable instrument that can be easily transferred to another party to settle a debt guys. So what should be the right answer? कौन सी स्टेटमेंट हम लोगों को बता रही है कि भाई अगर वो टाइम डिपॉजिट चूज करता है तो उसकी ये दोनों नीड जो है वो फुलफिल हो जाएंगी गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इट इज अ सुटेबल ऑप्शन फॉर मैक्सिमाइजिंग द इंटरेस्ट। क्योंकि हम लोग जानते हैं टाइम डिपॉजिट्स के ऊपर जो है वो एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है कस्टमर्स को इन कंपेरिजन टू द डिमांड डिपॉजिट्स, बट इट्स लैक ऑफ नेगोशिएबिलिटी। क्योंकि देखिए जो हमारे टाइम डिपॉजिट रहते हैं, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब आप लोग जो है वो डायरेक्टली इन एफडीज को या फिर जो आरडीज हम लोगों को देखने के लिए मिलती है टाइम डिपॉजिट के अंदर, इनको डायरेक्टली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं कर सकते हैं फॉर अवेलिंग द लोन गाइस। सो but its lack of negotiability means he cannot use it as a direct medium of exchange to secure the loan. So this will be the right one here. That is why option B will be the right one guys. ठीक है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई चेक्स की अगर हम लोग बात करें तो चेक्स को हम लोग एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेते हैं, बट हम लोग ये जो टाइम डिपॉजिट है इनको एज ए कोलेट्रल रख के हम लोग जो है वो यूज तो कर सकते हैं, इनके अगेंस्ट लोन तो लिया जा सकता है टाइम डिपॉजिट के अगेंस्ट, बट डायरेक्टली इनको जो है यूज नहीं किया जा सकता है एज ए कोलेट्रल गाइस। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन here. Moving ahead, next question is, a business client wishes to deposit 20 lakh into a time deposit for the shortest possible period to manage its temporary cash surplus. अब एक बिजनेस क्लाइंट है, उसके पास कुछ सरप्लस अमाउंट आ गया कुछ टाइम के लिए, जो कि कितना है 20 लाख रुपीज़ है। अब इसको वो टाइम डिपॉजिट में जो है वो डिपॉजिट करवाना चाह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर विच this deposit can be made and what is the key operational instruction that could use to ensure easy access for both partners guys? So what should be the right answer here? Option A क्या बोल रहा है? 7 days and it can be made payable jointly. 15 days and it can be made payable to either or survivor. Option C बोल रहा है 7 days and it can be made payable to any one of the depositor. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? 15 days and it must be paid payable and it must be made payable singly only. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, कि भी देखिए जब भी हम लोग जानते हैं कि 15 लाख से ज़्यादा का अमाउंट रहता है तो उसको मिनिमम 15 दिन के लिए जो है वो हम लोगों को डिपॉजिट करना रहेगा। और अगर हम लोग ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस की बात करें, सो दिस अमाउंट इज पेबल टू ईदर और सर्वाइवर। मतलब अगर जॉइंट अकाउंट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है तो दोनों में से किसी को भी या फिर जो जिंदा है उसको जो है वो पेमेंट की जा सकती है इसकी गाइस। ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंडिविजुअल प्लान्स to open rupees 10 lakh time deposit for 14 months as the period is greater than 12 months. So how will the bank most likely handle the interest rate application for this tenure?
Your options are: the bank will offer the rate for exactly 14 months as it is a standard period. Option B is the bank will round the deposit period down to 12 months for the interest calculation. Option C is the bank will make effort to set the interest rate for a period that is multiple of 3 months, such as 15 months. Option D is the bank will treat it as a 12-month deposit but with a 2-month extension at the saving account rate, guys. अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारे जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो डिपॉजिट किए जाते हैं फॉर मोर देन 12 मंथ, तो उस केस में क्या सिनेरियो रहता है, उसी के रिगार्डिंग एक्चुअल में ये क्वेश्चन फ्रेम्ड है. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कि भाई बैंक कोशिश करेगा कि भाई 12 महीने से अगर ज़्यादा के टेन्योर के लिए डिपॉजिट किया जा रहा है अमाउंट को, तो फिर वहाँ पे 3 मंथ्स के जो है वो मल्टीपल्स के अंदर जो है वो फ्रेमवर्क बनाया जाए फॉर द पर्पज ऑफ इंटरेस्ट रेट, गाइस. अब देखिए, जैसे 12 महीने से ज़्यादा यहाँ पे 14 महीने दिया गया है, तो 12 के बाद जो नेक्स्ट मल्टीपल है 3 का, दैट इज 15 मंथ. अगर यहाँ पे 14 मंथ्स की जगह 16 मंथ होता, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते, फिर 18 मंथ्स वाला टेन्योर ले लेते, गाइस. क्योंकि बैंक्स ने जो है वो हर एक महीने के लिए एक इंटरेस्ट रेट को जो है वो डिफाइन नहीं किया हुआ है. बैंक हैज़ डिसाइडेड द इंटरेस्ट रेट फॉर द मल्टीपल ऑफ 3, गाइस. जैसे 12 महीने से ज़्यादा जब भी जो है वो एक्सटेंड करता है ये डिपॉजिट का पीरियड, तो मल्टीपल ऑफ 3 जैसे 15 मंथ, 18 मंथ, ठीक है, इस तरह से जो है वो टाइम पीरियड को डिसाइड किया गया है. दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर. Moving ahead, next question is: a retiree depends on their investment income to cover their monthly expenses. They are deciding between a cumulative FD and a simple FD. अब based solely on the interest payment structure, payout structure, which type of FD should they choose and why? So option A is a cumulative FD because it will provide a higher maturity value than through compounding, which is a retiree's primary goal. Option B is a simple FD because it pays out interest every quarter or month, providing the regular cash flow for the retiree need for expenses. Option C is a simple FD because the interest is reinvested, allowing the principal to grow faster and generate more income in the long run. Option D is a cumulative FD because the interest paid out quarterly can be used for expenses and making it functionally identical to the simple FD, guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. देखिए, यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल जो है वो एक सिंपल एफडी के अंदर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको चूज करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे उसको जो है वो पे आउट मिलता रहेगा हर एक महीने या फिर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, जिससे उसकी जो रेगुलर कैश फ्लो की जो दिक्कत है उसके खर्चे चलाने के लिए वो फुलफिल होती हुई हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, गाइस. अब देखिए, क्यूमुलेटिव एफडी और सिंपल एफडी में एक ही डिफरेंस है. क्यूमुलेटिव एफडी के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई जैसे एक ईयर के अंदर 4 क्वार्टर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, तो जो फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट है दैट विल बी री इन्वेस्टेड इन द सेकंड क्वार्टर इंटरेस्ट रेट. सेकंड क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है दैट विल बी री इन्वेस्टेड इन द नेक्स्ट क्वार्टर इंटरेस्ट रेट. तो इस तरह से जो क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है उसको नेक्स्ट क्वार्टर में री इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है, जिस वजह से एक कंपाउंडेड अमाउंट हम लोगों को इंटरेस्ट के थ्रू रिसीव होता हुआ देखने को मिलता है, गाइस. जबकि सिंपल एफडी में क्या है कि अगर क्वार्टरली पीरियड रखा हुआ है हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए, तो एक क्वार्टर का जो इंटरेस्ट बना उसको दे दिया जाएगा कस्टमर को, सेकंड क्वार्टर में जो इंटरेस्ट बना उसी टाइम उसको कस्टमर को दे दिया जाएगा. ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल एफडी. और क्यूमुलेटिव एफडी में जो इंटरेस्ट रहता है उसको जो है वो आगे री इन्वेस्ट कर दिया जाता है फॉर द फर्दर नेक्स्ट क्वार्टर, गाइस. ठीक है, अगर क्वार्टरली पेमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, अगर मंथली है तो नेक्स्ट मंथ के लिए उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, और सिंपल एफडी के केस में क्या रहेगा कि भाई जिस महीने का इंटरेस्ट है उसी महीने जो है वो कस्टमर को पे कर दिया जाएगा इंटरेस्ट उसके ऊपर. ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल नाउ. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज: a customer needs to break a 25 lakh fixed deposit before its maturity ड्यू टू अ फाइनेंशियल इमरजेंसी. अब 25 लाख की एफडी करवाई हुई थी एक कस्टमर ने, जिसको उसको ब्रेक करना पड़ रहा है किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से, तो द बैंक इज ऑब्लिगेटेड टू अलाउ दिस, बट द कस्टमर इज कंसर्न्ड अबाउट द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन. अब कस्टमर को लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या दिक्कत हो जाएगी, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन तो मेरे ऊपर तो नहीं बढ़ जाएगी. सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस? द बैंक विल लीगली रिफ्यूज द प्रीमेच्योर विड्रॉल एज द अमाउंट इज वेरी लार्ज, प्रोटेक्टिंग इट्स ओन लिक्विडिटी. द बैंक विल अलाउ द विड्रॉल but will repay the principal 25 lakh by an account pay check and pay no interest as a penalty. The bank will allow the withdrawal, repay the principal via an account pay check and pay interest at a rate that is 1% lower than the rate applicable for the period of deposit was held. Option D is the bank will create the full maturity value directly to the customer saving account since the request is for an emergency, guys. So what will be the most likely outcome for this particular case here?
राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बैंक जो है वो विड्रॉल अलाउ कर देगा और जो प्रिंसिपल है उसको अलाउ रीपे किया जाएगा बाय अकाउंट पे चेक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है वो 20 लाख से ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है गाइस। सो 20 लाख के ज़्यादा के अमाउंट के लिए अकाउंट पे चेक के थ्रू जो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट की जाती है और जो इंटरेस्ट रहेगा दैट विल बी एट 1% लोअर देन द रेट एप्लीकेबल फॉर द पीरियड द डिपॉजिट वॉज हेल्ड। अब जैसे मान लो ये जितने पीरियड के लिए इसको डिपॉजिट किया गया था उसके ऊपर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, तो अब जब यहाँ पे उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा क्योंकि वो प्री मेच्योर विड्रॉल कर रहा है तो 1% काट लिया जाएगा, दैट इज 7% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा गाइस, ठीक है। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। Moving ahead, next is under which section of the Income Tax Act is TDS deducted on interest from fixed deposits? Your options are section 80C, section 194, section 194I, section 195. So what should be the right answer here? Right answer will be option number सी नहीं बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हेयर। और सेक्शन 194 ए के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज टीडीएस डिडक्टेड ऑन द इंटरेस्ट फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट्स। सो फिक्स डिपॉजिट्स के थ्रू जो टीडीएस काटा जाता है वो कौन से सेक्शन के अंदर काटा जाता है, ठीक है, दैट इज अंडर सेक्शन 194 ए गाइस, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ डिपॉजिटर डज नॉट हैव अ पेन, पेन क्या है यहाँ पे, परमानेंट अकाउंट नंबर, देन एट व्हाट रेट विल द टीडीएस बी डिडक्टेड ऑन द इंटरेस्ट इनकम एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट गाइस। सो अगर एक डिपॉजिटर के पास जो परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो कितना परसेंट जो टीडीएस काटा जाएगा उसकी इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, ठीक है, जब वो इंटरेस्ट इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाएगी। सो 5%, 10%, 20% या फिर 30% गाइस, ठीक है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी 20%। तो अगर एक डिपॉजिटर के पास जो पैन कार्ड है तो 10% काटा जाएगा टीडीएस, और अगर डिपॉजिटर के पास पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में 20% टीडीएस विल बी डिडक्टेड गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, next question is a customer wants to avail a loan against the deposits, which of the following scenario would be approved as per the standard banking guidelines? A loan against 6-month old recurring deposit, a loan for 85% of the value of an FD in the customer's own name, a loan against the FD that is solely in the name of customer's minor child, a loan against a 2-year-old FD from the same bank where the loan is applied for. Your options are 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2 and 4 only, 2, 3 and 4 only guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 2 and 4 only. तो देखिए a loan against 6-month old recurring deposit नहीं भी, कम से कम 12 महीने का जो है वो recurring deposit होना चाहिए, उसके बाद ही उसके अगेंस्ट लोन दिया जा सकता है। So this statement is the incorrect one. Next is a loan for 85% of the value of an FD in the customer's own name, बिल्कुल सही है। So 80% से ज़्यादा का अमाउंट जो दिया जा सकता है लोन की फॉर्म में एफडी के अगेंस्ट में अगर हम लोग लोन लेना चाह रहे हैं और उसी कस्टमर के नाम पे वो एफडी होनी चाहिए जो कस्टमर लोन लेना चाह रहा है। नेक्स्ट इज अ लोन अगेंस्ट एफडी दैट इज सोली इन द नेम ऑफ अकाउंट्स, सोली इन द नेम ऑफ द कस्टमर्स माइनर चाइल्ड, नहीं भाई, माइनर चाइल्ड के नाम पे अगर एफडी है तो उस केस में उस एफडी के अगेंस्ट में फिर लोन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इज अ लोन अगेंस्ट अ 2-year-old एफडी फ्रॉम द सेम बैंक वेयर द लोन इज अप्लाइड फॉर, बिल्कुल सही है भाई। 1 साल से ज़्यादा अगर हम लोग को टाइम पीरियड देखने के लिए मिलता है एफडी का हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद जिस बैंक में उसने एफडी करवाई है उसी बैंक से अगर वो लोन चाहता है तो वो दिया जा सकता है भाई। तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हेयर। Moving ahead, next question is consider the following statements regarding form 15G and form 15H. So both forms serve the same primary purpose of informing the bank that the depositor's total income is below the taxable limits. Form 15G can be submitted by any individual regardless of their age. The main difference between them is based on the age of the depositor. स्टेटमेंट 4 क्या बोल रही है, आफ्टर रिसीविंग दीज फॉर्म्स द बैंक इज लीगली बाउंड टू नॉट डिडक्ट टीडीएस एनी अंडर सर्कमस्टांसेस। योर ऑप्शंस आर 1 and 3 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली, या फिर 1, 2, 3 and 4 गाइस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 and 3 ओनली। तो देखिए फॉर्म 15G और जो फॉर्म 15H है इनका यूज किया जाता है डिपॉजिटर्स के द्वारा अपना जो इनका अमाउंट कटा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस उसको क्लेम करने के लिए गाइस, ठीक है, क्योंकि वो टैक्सेबल लिमिट में फॉल नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट सही हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोली जा रही है, फॉर्म 15G कैन बी सबमिटेड बाय एनी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, नहीं भाई,
फॉर्म 15G जो है वो सबमिट किया जा सकता है ऐसे इंडिविजुअल्स के द्वारा जिनकी एज 60 ईयर से कम देखने के लिए मिल रही है, और 60 ईयर से ज़्यादा जिनकी एज है उनके द्वारा फॉर्म 15H सबमिट किया जाएगा फॉर क्लेमिंग देयर अमाउंट दैट हैज़ बीन डिडक्टेड अंडर द TDS गाइज। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज बेस्ड ऑन देयर एज ऑफ द डिपॉजिटर, बिल्कुल सही भी, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग दीज फॉर्म्स द बैंक इज लीगली बाउंड टू नॉट डिडक्ट TDS अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। ऐसा नहीं है अभी, बैंक TDS काटेंगे ही काटेंगे, और क्योंकि अल्टीमेटली उस TDS को क्लेम किया जाएगा फिर इन फॉर्म्स के थ्रू, दैट इज फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H गाइस। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर। Next is the last in first out, that is LIFO principle in an 2-in-1 account means that the first FD you open will be the last one to be closed. The last FD credit is the first one to be broken to meet the fund shortfall. The FD with the lowest interest rate is always broken first. The largest FD is used to cover any liquidity requirement guys. What should be the right answer here? Right answer will be option number B. So LIFO means last in first out, मतलब जो लास्ट सबसे लास्ट के अंदर जो फिक्स डिपॉजिट क्रिएट किया गया उसको ब्रेक किया जाएगा टू मीट द शॉर्टफॉल ऑफ द फंड्स, ठीक है। मतलब वो जो लास्ट हम लोगों ने एफडी जो यहाँ पे जो था वो क्रिएट की थी उस एफडी को ब्रोक करेंगे, उसके थ्रू हम लोग जो है वो अपने शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स को मीट करेंगे इन द हमारे सेविंग्स अकाउंट गाइस, ठीक है। सो दिस इज द 2-in-1 अकाउंट जहाँ पे हम लोग जो है वो एफडी और सेविंग्स अकाउंट के थ्रू कस्टमर्स को लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऑफर किया जाता है गाइस। सो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन, सो यू कैन जस्ट गो टू द एडुटैप वेबसाइट गाइस, जहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाना है। यहाँ जाते ही आप लोगों को JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो व्हेनेवर यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन, यहाँ पे आप लोगों को JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर IND-IFS, PPB, RBWM और AFM चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट ऑफर किए जाएंगे। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस सुपर क्रैश कोर्स, जहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जामिनेशन। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन और यहाँ से आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे गाइज। तो ये तो हो गई इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज की बात। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है एंड यू वांट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, तो इसके लिए आप लोग जो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइज अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं आप लोगों को तो इन सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।